लेकिन उसे अपनी सिस्टर जिना का कॉल आता है जो उसे याद दिलाती है कि आज उसे जिना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आना है। जिन्वू अब जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है और उसे देख जिना हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से काफी अलग लग रहा था। उसने नए कपड़े पहने थे और स्टाइलिश हेयर कट भी करवाया था। स्कूल की लड़कियां जिन्वू को देख उस पे लट्टू होने लगती हैं और इस बात पे जिना जिन्वू को चिढ़ाती भी है। मीटिंग के दौरान जिना की टीचर उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर पूछती है कि अगर जिना को भी अवेकनिंग होती है तो क्या जिन्वू उसे हंटर बनने देगा, जिस पर जिन्वू साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत खतरा होता है। ये सुन टीचर खुश होती है और उसे जिना की फ्रेंड सोंगयी के बारे में बताती है जो कि हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई है। बाद में जिन्वू सोंगयी से जाके मिलता है जिसे अब जाके पता चलता है कि जिन्वू जिना का ब्रदर है। जिन्वू सोंगयी को समझाने आता है लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन जिन्वू अब उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम हुआंग डोंगसू को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ कोरिया आ गया था। डोंगसू एक एस रैंक का हंटर है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल उसे लेने जाता है। जिनचुल को पता था कि डोंगसू यहाँ क्या करने आया है। डोंगसू यहाँ पर अपने भाई की डेथ का बदला लेने आया था जिसके लिए वो जिन्वू और जिन्हो को ढूंढेगा और उन्हें मार देगा। डोंगसू जिनचुल को सीधा धमकी भी देता है कि किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हम चोई और गनही को देखते हैं। चोई ने जेजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी और रेड के दौरान उन्हें पता चला कि वहाँ जो एंट मॉन्स्टर है उन्हें पंख आने शुरू हो गए हैं। अगर वो उड़ना सीख गए तो बहुत खतरे की बात होगी क्योंकि फिर वो आइलैंड छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सी रैंक के गेट को देखते हैं जहाँ जिन्वू सोंगयी को लेकर आता है। जिन्वू ने मिस्टर आन से इस गेट में जाने की परमिशन ले ली थी। जिन्वू को लग रहा था कि जब सोंगयी गेट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को देखेगी तो खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन सोंगयी को लग रहा था कि जिन्वू उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए लाया है। ये गेट असल में नए हंटर्स की प्रैक्टिस के लिए ही था। यहाँ पर किम नाम का एक ए रैंक हंटर भी था जो कि एक टैंक है और इस टीम का लीडर है। वो जिन्वू और सोंगयी जैसे छोटी रैंक वालों को देखकर गुस्सा करता है और सोचता है कि मिशन में ये दोनों बोझ की तरह होंगे। खैर, इस पूरी टीम में टोटल 10 हंटर्स थे, एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के और जिन्वू और सोंगयी जो कि ई रैंक के हैं। जिन्वू सोचता है कि वो तो सोंगयी को इस डंजन में ले जाकर डराना चाहता था कि हंटर की लाइफ कितनी खतरे वाली होती है, पर इतनी अच्छी टीम देख उसे लगता है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ह्यून जिन्वू से आकर कहता है कि अंदर वो लड़ाई ना करे ताकि नए बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ह्यून जानता है कि जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये टीम गेट के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब लगने लगता है और तभी ये गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट बन जाता है। ये देख जिन्वू तुरंत ही सोंगयी को पकड़ता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट सील हो रहा था। जिन्वू चिल्लाकर आन से कहता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को तुरंत इन्फॉर्म करे, जिसके बाद ये रेड गेट सील हो जाता है। आन तुरंत ही गिल्ड मास्टर बीक यूनहो को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो सुन बीक तुरंत वहां आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्वू और बाकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुंच गई थी। सोंगयी पूछती है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फर्क होता है। जिन्वू बताता है कि रेड गेट ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार उनमें एंटर करने के बाद ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। ये लोग अब इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक ये यहाँ के बॉस को मार नहीं देते हैं और यहाँ के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा खतरनाक होंगे। अचानक ही इनकी तरफ 2 एरो उड़कर आते हैं। एक एरो से एक आदमी तुरंत ही मर जाता है। दूसरा एरो सोंगयी को मारने के लिए था, लेकिन जिन्वू उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और सोंगयी को बचा लेता है। ये चीज पार्क हीजिन नोटिस करती है कि जिन्वू की स्पीड कितनी तेज है। इसके बाद ये पेड़ों पर 2 आइस एल्फ्स को देखते हैं जिन्होंने ये एरोस चलाए थे। इन लोगों ने टीम के 2 सबसे कमजोर लोगों को टारगेट किया था, यानी कि इन एल्फ्स के पास दिमाग है। जिन्वू ये देख बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये एल्फ्स इनका मजाक उड़ाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। सोंगयी कांपते हुए जिन्वू से पूछती है कि वो क्रीचर्स क्या थे। जिन्वू बताता है कि उन्हें आइस एल्फ्स या आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है और वो बहुत बुरे होते हैं। किम अब बोलता है कि बाहरी दुनिया से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और यहाँ हमारा सामना बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से होगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर मानो, क्योंकि उन सब में वो सबसे हाई रैंक का है। किम कहता है कि उन्हें 2 ग्रुप्स बनाने चाहिए। उसका ग्रुप गेट खोलने का कोई रास्ता ढूंढेगा और बॉस को जाके मारेगा। वो सभी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है और जो लोग कमजोर थे उन्हें मना कर देता है। उसे बस हाई रैंक वालों से मतलब था। बाहर का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है, तो हो सकता है कि इन्हें कई दिनों तक यहाँ रहना पड़े। तो कमजोरों
को अपने साथ रखने से इनका टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये लोग अपना देख लें। अब बी रैंक वाली हीजिन कहती है कि वो कमजोर टीम को ज्वाइन करना चाहती है। किम इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। हीजिन अब जिनवू के पास जाकर कहती है कि उन एरोस को किसी ने आते हुए भी नहीं देखा था सिवाय जिनवू के, तो तुम ई रैंक के तो नहीं हो, है ना? जिनवू कुछ नहीं बोलता और हीजिन मन में सोचती है कि ये जरूर ए या उससे ऊपर की रैंक का होगा। किम अब अपनी टीम को लेकर चला जाता है और जिनवू अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है। किम की टीम पेड़ों पर बने पंजों के निशान देखती है जो कि किसी भालू के पंजे थे। किम सोचता है कि जिनवू की टीम तो जरूर जल्दी मर जाएगी। फिर उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ ई रैंक का है, फिर भी वो उनका लीडर लग रहा था। तभी जंगल में से 3 भालू निकल कर आते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं, पर किम आराम से एक भालू को मार देता है और बाकियों से भी लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जिनवू की टीम भी भालू के पंजे नोटिस करती है। हीजिन कहती है कि ये इलाका भालुओं का है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन जिनवू कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर ये भालू का इलाका है तो यहाँ वो आइस एल्फ्स नहीं होंगे जो कि इंटेलिजेंट हैं, तो उनसे लड़ने से तो अच्छा है हम भालू से लड़ लें। भालू से ज्यादा खतरा तो जिनवू को ठंड से लग रहा था। वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाल के उसमें से 4 कोट्स निकाल लेता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। सब लोग पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया। सोंगी भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? जिनवू सोंगी से कहता है कि उसकी वजह से वो इस झमेले में पड़ गई है, तो उसे सुरक्षित रखना जिनवू की जिम्मेदारी है। बदले में उन सबको अपना मुंह बंद रखना है, कोई उससे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। तभी एक आइस बियर इनकी तरफ आता है जिससे लड़ने को जिनवू तैयार था। इधर बीक भी गेट के पास आ गया था। आन उसे बताता है कि टीम के साथ ई रैंक का जिनवू भी अंदर गया है और शायद उसे रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सुन बीक चौंक जाता है। तभी डोंगसू भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ जिनवू को मारने आया था, लेकिन जिनवू तो अब रेड गेट के अंदर फंस गया है जिसे डोंगसू भी नहीं तोड़ सकता। जिनचुल मन में कहता है कि तुम किस्मत वाले हो जिनवू, जो डोंगसू के हाथों से बच गए। इधर जिनवू ने अकेले ही कई सारे आइस बियर्स को मार दिया था और फिर उन्हीं को पकाकर उसकी टीम खाने लगती है। इन्हें अब उतना खतरा भी नहीं है क्योंकि इलाके के लगभग सारे भालू जिनवू मार चुका था। हो सकता है कि गुफाओं में कुछ भालू बचे हों। खैर, जिनवू इनसे कहकर गया था कि खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इधर जिनवू भालुओं की गुफा के सामने खड़ा था जिसमें से कई सारे भालू बाहर निकलते हैं। इनसे लड़ने के लिए अब जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है जो जाकर ज्यादातर भालुओं को मार देते हैं। आखिर में झुंड का लीडर बाहर आता है जिसका शैडो आर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, तो उसे मारने जिनवू अपने सेनापति इग्रिस को भेजता है। इग्रिस जाकर उस बड़े से भालू को आराम से मार देता है और जिनवू को पता चलता है कि इग्रिस तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार अगर वो तलवार से ही लड़ रहा होता तो जरूर जिनवू को मार देता। इधर हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जिनमें सभी को आइस एल्फ्स ने मार दिया था। सिर्फ किम ही जिंदा बचा था जो कि इन भयानक एल्फ्स को देखकर डर के भाग जाता है। आखिर में हम एल्फ्स के लीडर को देखते हैं। तक हमने देखा कि जिनवू डंजन के सारे भालू मार देता है। इसके बाद वो अराइज बोलता है जिससे इन भालुओं की लाशों में से उनकी शैडोज निकलती हैं और अब से ये भालू भी जिनवू की शैडो आर्मी में शामिल हो गए थे। रेड गेट को खुले 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि अंदर के लोगों के लिए 3 दिन बीत गए होंगे। डोंगसू कहता है कि वो जिनवू तो अब तक मर गया होगा, वो फालतू में इतनी दूर आया। फिर वो पूछता है कि जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो फिर वो टीम के साथ अंदर कैसे गया? मैनेजर आन बोलता है कि जिनवू मेरी पहचान का है, वो सी रैंक रेड को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुनकर डोंगसू आन का गला पकड़कर उसे उठा देता है। वो समझ गया था कि आन झूठ बोल रहा है। आन हमेशा ही अच्छे हंटर्स को ढूंढ कर लाता है, तो इस ई रैंक वाले जिनवू में ऐसा क्या खास है? बेक अब डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आन को जाने दो। दोनों में अब बहस होने लगती है और दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो तबाही मच जाएगी। खैर, वो दोनों अब एक दूसरे को गुस्से में पंच मारते हैं जिससे बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिनचुल इनके बीच आकर इनके हाथ पकड़ लेता है। जिनचुल को देख दोनों ने अपनी ताकत रोक ली थी, वरना उनके पंच से जिनचुल के दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते। जिनचुल अब डोंगसू को बताता है कि वो 2 महीने पहले जिनवू को चेक करने गया था, वो तब भी ई रैंक था और अब भी ई रैंक ही होगा, तो वो डोंगसू के भाई को कैसे मार सकता है? अब डोंगसू बोलता है कि मतलब असली कातिल वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाला जिनहो होगा। जिनचुल पूछता है कि फिर तुम जिनवू को मारने क्यों आए हो? जिस पर डोंगसू कहता है कि उसे तो बस एक बहाना चाहिए था किसी को मारने के लिए। तभी डोंगसू को एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो वापस अमेरिका जाने लगता है। मैनेजर आन मन
में सोचता है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि जिन्वू कितना पावरफुल है, वो जरूर इस गेट से जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि उन आइस एल्फ्स से अपनी जान बचा के भाग रहा था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी वो अपने सामने उन भालुओं की लाश देखता है और सोचता है कि ये काम उस कमजोर टीम का तो हो ही नहीं सकता, जरूर आइस एल्फ्स ने इन्हें मारा होगा। ये सोचकर वो डर के मारे फिर से भागने लगता है। चलते हुए उसे जिन्वू की टीम दिखाई देती है। वो देखता है कि ये लोग तो मजे से पिकनिक मना रहे थे। वो सोचता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे बच गए और इनके पास गर्म कपड़े, कंबल और टेंट कहां से आ गया। ये देख अब किम को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए इनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया? अगर ये सामान मेरी टीम के पास होता तो वो लोग भी जिंदा बच जाते। बताओ ये सामान किसने छुपा के रखा था? अब किम को समझ आया कि हीजिन उसकी टीम छोड़कर इस कमजोर टीम में क्यों चली गई थी। वो अब अपनी तलवार निकालकर इन तीनों को मारने इनकी तरफ आता है, जबकि वो जानता था कि इन सब के पीछे जरूर उस जिन्वू का हाथ है। अब किम इनका कुछ कर पाता उससे पहले ही जिन्वू यहाँ आ जाता है और उसके सिर पे एक टपली मारता है, जिससे किम लुढ़कता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। जिन्वू अब कहता है कि सामने आओ। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि गायब होने के बाद भी वो उन्हें नोटिस कर पा रहा है। असल में आइस एल्फ्स का लीडर अपनी सेना के साथ यहाँ आ गया था, जिसका नाम बारका है। ये जिन्वू से बातें करने लगता है और जिन्वू भी उसकी बात का जवाब देता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये एल्फ्स कोई और ही भाषा बोल रहे थे और इनकी बातें सिर्फ जिन्वू ही समझ पा रहा था। जिन्वू भी सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से वो इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। बारका अब कहता है कि मेरे दोस्त से मिलो जिसने तुम लोगों पर तीर चलाए थे। इसने बताया कि इंसानों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मौजूद है और वो जिन्वू से फाइट करना चाहता है। बारका की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जिन्वू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जो देख बारका भी समझ जाता है कि जिन्वू में जरूर कोई बात है। जिन्वू बारका पर भी अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। बारका अब रिवील करता है कि उन सभी मैजिक बीस्ट्स के अंदर एक आवाज होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का बोलती है, लेकिन ये आवाज जिन्वू को मारने का नहीं बोल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जिन्वू कोई इंसान नहीं है। जिन्वू अब सोचता है कि उसका सिस्टम भी तो उसे ऐसे ही ऑर्डर्स देता है। शायद जिन्वू सिस्टम का एक प्लेयर है, इसीलिए ये लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे। बारका अब जिन्वू से कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए। तुम्हारे पीछे छुपे इंसान हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? बारका बताने लगता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ ग्लिच होता है और वो फिर से अपनी लाइन रिपीट करता है कि इंसानों को हमें सौंप दो। जिन्वू भी ये ग्लिच नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर वो क्या था। खैर, जिन्वू अब बारका के ऑफर को साफ मना कर देता है, जिस पर बारका कहता है कि मेरी सेना में ज्यादा लोग हैं। ये सुन जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, जिसमें अब वो आइस बियर भी थे। बाकी लोग ये देख चौंक जाते हैं कि जिन्वू के पास ऐसी आर्मी है। इसके बाद जिन्वू और बारका की सेना में युद्ध होने लगता है। हीजिन बाकी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है। 3 एल्फ्स उन पर तीर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उस तीर को हवा में ही पकड़कर उससे उन तीनों एल्फ्स को मार देता है। जिन्वू सोचता है कि उसकी सेना तो कुछ टाइम तक टिक जाएगी, लेकिन एल्फ्स का बॉस बारका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इग्रिस के साथ मिलकर भी बारका को हराना आसान नहीं होगा। उसे एक और पावरफुल सोल्जर चाहिए। जिन्वू और बारका अब लड़ाई करते हैं, लेकिन जिन्वू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जिन्वू की शैडो आर्मी में जो 3 जादूगर थे वो बारका के ऊपर बड़ा सा धमाका कर देते हैं, पर उससे बारका को कुछ नहीं होता। इधर किम को भी होश आ जाता है और जिन्वू को सामने देख वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिन्वू अब इग्रिस को बुलाकर उससे किम को मरवा देता है और फिर अराइज कहकर किम की लाश में से उसकी शैडो बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और ये भी अब जिन्वू की सेना का सिपाही बन गया है। जिन्वू कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आयरन होगा। बारका अब आयरन पर हमला करता है और देखता है कि आयरन दिमाग से पैदल है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इधर सोंगयी हीजिन
हीजिन से पूछती है कि क्या सारे डंजन्स में इसी तरह युद्ध होते हैं। हीजिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो पहली बार ऐसी लड़ाई देख रही है। खैर, इधर जिन्वू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर बारका से लड़ने लगते हैं। बारका तीनों को ही अच्छी फाइट दे रहा था। जिन्वू उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है, लेकिन बारका को ज्यादा चोट नहीं आती और वो कहता है कि मुझे हल्के में समझना बंद करो। जिन्वू कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ गई? बारका देखता है कि उसकी पूरी सेना को जिन्वू की शैडो आर्मी ने मार दिया था। बारका अब गुस्से में जिन्वू की तरफ आता है। जिन्वू अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है और फिर अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से बारका को पीछे से मारने की सोचता है, लेकिन बारका अपना चाकू सामने कर देता है जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद आयरन बारका को पीछे से पकड़ लेता है और जादूगर फिर से उस पर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बारका को कुछ नहीं होता। वो आयरन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जिन्वू स्टेल्थ का यूज कर उसके पास आ गया था। वो उसके अंदर अपना चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो आयरन को फिर से समन करता है और आयरन अपना बड़ा सा हथौड़ा बारका के मुंह पर मार देता है, जिससे आखिरकार बारका का अंत हो जाता है। जिन्वू देखता है कि आयरन मारने के बाद भी बारका को हथौड़े से पीट रहा था, तो वो उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि थोड़ा तमीज से रहा करो। इतना कहकर जिन्वू और इग्रिस भी उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। फिर वो जादूगरों की तरफ देखता है जो डर के मारे उसके लिए चीयर करने लगते हैं। जिन्वू के साथ ही चैन की सांस लेते हैं और क्योंकि जिन्वू ने डंजन के बॉस को मार दिया था तो इनके लिए बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि जाने से पहले उसे बारका को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए। इधर आन कहता है कि अब तक तो गेट के अंदर एक हफ्ता बीत गया होगा। वो प्रेसिडेंट बेक से घर जाके आराम करने को कहता है, लेकिन बेक कहता है कि उनकी गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी ये रेड गेट बदल कर ब्लू हो जाता है और हंटर्स उसमें से बाहर आने लगते हैं और बेक ये देखकर हैरान हो जाता है। ए रैंक का किम जिंदा नहीं बचा, बल्कि जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो ही जिंदा बच के आए हैं। जिन्वू को देख आन खुश हो जाता है। उसने तो बोला था कि जिन्वू को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो गेट बंद हो जाता है। जिन्वू अब सोंगयी से कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बेक जिन्वू को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जिन्वू कहता है कि उसका मूड नहीं है, वो थक गया है। ये सुन बेक गुस्सा हो जाता है कि ये लड़का उसका ऑर्डर कैसे नहीं मान रहा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी गिल्ड के 6 मेंबर्स मर चुके हैं, तो वो जानना चाहता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ। जिन्वू अब कहता है कि आपके बाकी मेंबर्स की जान मैंने ही बचाई है, तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। ये सुन बेक अब जिन्वू को छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है। जिन्वू सोंगयी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हीजिन बेक को बताती है कि डंजन के बॉस को हराने के बाद से ही उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आन कहता है कि वो थक गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा आदमी है। बेक समझ गया था कि जिन्वू में कुछ तो बात है और वो आन को काम पे लगा देता है कि कुछ भी करके जिन्वू को हमारी गिल्ड में भर्ती करो। इधर जिन्वू सोंगयी को उसके घर छोड़ देता है। सोंगयी जिन्वू को आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि अगली बार किसी डंजन में जाना हो तो वो तैयार है। जिन्वू का मूड इसीलिए खराब था क्योंकि वो बारका को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया है। जिन्वू अभी उस लेवल पर नहीं है। कम से कम उसे बारका का हथियार तो मिल गया और एक नया सोल्जर भी, लेकिन उसके लिए उसे किम को मारना पड़ा। और ये तीसरी बार है जब जिन्वू ने किसी इंसान को मारा था। अगली सुबह जिन्हो जिन्वू को लेने आ जाता है। वो रास्ते में से सोंगयी को भी उठा लेते हैं, जो कि अच्छे से तैयार होके आई थी। साफ पता चल रहा था कि सोंगयी जिन्वू को लाइक करने लगी है। वो जिन्वू से कहती है कि कल रात तो उसे नींद ही नहीं आई। जिन्वू ने उसे इतनी लेट जो छोड़ा था। उनके बीच ये बातें सुन जिन्हो सोचता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वो जिन्वू को याद दिलाता है कि बॉस आपको पता है ना कि सोंगयी अंडर एज है, जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ तो। अब ये सुन जिन्हो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।